गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम डाइजेशन ऑफ फूड का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हमने कहा था हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है ये सीखेंगे। तो हमने दो चीज़ों का डाइजेशन पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था और नंबर 2 हमने डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा था। होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम दो चीजों का डाइजेशन और देखेंगे। एक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फोर्थ लास्ट पार्ट है डाइजेशन ऑफ फैट्स या लिपिड्स। तो लिखो नंबर 3 है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन्स को तोड़ करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को अमीनो एसिड कहते हैं। हमने याद करो सीक्वेंस फॉलो किया था। सबसे पहले हम बकल कैविटी में देखेंगे, फिर हम स्टमक में देखेंगे और आखिरी में स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस देखेंगे, यानी कि बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो लिखो एक लाइन यहाँ पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के नीचे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर broken down into simplest form that is amino acid. Complex proteins are broken down into simplest form that is amino acid. सेम चीज सबसे पहले लिखो नंबर 1 इन buccal cavity. इन बकल कैविटी। याद करो बकल कैविटी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं था जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर सके। तो यहाँ पर देयर विल बी नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो लिख देंगे बकल कैविटी के आगे देयर विल बी नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देयर विल बी नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नंबर 2 लिखो इन स्टमक। नंबर 2 है इन स्टमक। तो सुनना आप ध्यान से यहाँ पे। स्टमक में याद करो मैंने आपको HCl के फंक्शंस में एक रोल लिखाया था कि HCl कॉजेस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। याद आ रहा है? तो क्या याद रखना है, इससे पहले कि एंजाइम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन शुरू करे डीनेचुरेशन होना जरूरी है, क्योंकि हमने डीनेचुरेशन का मतलब लिखा था कि जो 4 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले प्रोटीन्स हैं वो पहले 1 डिग्री में आएंगे। जब तक 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमको नहीं मिलता है तब तक वो सारे बॉन्ड्स एक्सपोज होते ही नहीं हैं जिनको हमें डाइजेशन के दौरान तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। तो जब तक बॉन्ड्स एक्सपोज नहीं होंगे तब तक डाइजेशन वर्ड यूज करने का मतलब ही नहीं है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप आपको बोलना है कि HCl विल कॉज डीनेचुरेशन, उसके बाद क्या शुरू होगा, डाइजेशन। तो लिखो स्टमक के अंदर HCl फर्स्ट कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या था वो हम ऑलरेडी पहले ही ग्लैंड्स में लिख चुके हैं। क्या लिखा, HCl फर्स्ट कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन followed by action of enzymes to cause digestion of protein। मैं रिपीट कर रही हूं, फर्स्ट HCl causes denaturation of protein। फर्स्ट HCl causes denaturation of protein followed by action of enzymes to cause digestion
ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, सबसे पहला जो एंजाइम था वो था पेप्सिनोजेन। इस पेप्सिनोजेन को मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब भी नाम में पीछे जेन आता है मतलब ये एंजाइम इनएक्टिव है। इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है HCl। ये बन गया पेप्सिनोजेन से पेप्सिन। ठीक है, तो एंजाइम्स अपना एक्शन करें उससे पहले जरूरी है कि हम उनका एक्टिवेशन मेंशन करेंगे। तो पेप्सिनोजेन का बन गया पेप्सिन। अब वो एंजाइम एक्टिव है। नाउ दिस पेप्सिन shows auto कैटालिसिस। इसका मतलब समझो, ऑटो कैटालिसिस मतलब ये खुद को अब एक्टिव कर सकता है। तो एक बार शुरुआत में HCl ने कुछ पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर दिया। एक बार पेप्सिन बन गए थोड़े से, अब HCl तो एक्टिवेट कर ही रहा था, साथ साथ पेप्सिन खुद को भी एक्टिवेट करेगा। मतलब अब ये पेप्सिन कुछ ऐसा काम शुरू कर देगा। देख रहे हो, पेप्सिनोजेन का पेप्सिन खुद कौन बनाने लगा है? पेप्सिन। तो सबसे पहला एंजाइम लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने लिखा है, पेप्सिनोजेन से बनेगा पेप्सिन और फिर पेप्सिन शो करेगा ऑटो कैटालिसिस। इसके नीचे लिख दोगे, इनिशियली HCl causes activation of enzyme pepsinogen. Initially HCl causes activation of enzyme pepsinogen, but later pepsin shows autocatalysis. But later pepsin shows autocatalysis and can activate itself. अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड स्टेप क्या होगा। अब जो लार्ज प्रोटीन्स हैं, एग्जाम्पल कोलाजन, फर्स्ट स्टेप में हमने इसका एक्टिवेशन समझा और उसका ऑटो कैटालिसिस देखा। अब सेकेंड स्टेप में कह रहे हैं कि जो लार्ज प्रोटीन्स हैं जैसे कि कोलाजन, खास करके अगर हमने कुछ नॉन वेजिटेरियन खाना खाया है, तो हमने किसी और एनिमल को खाया है, हमने मान लो कि चिकन खाया, मटन खाया, एनी फॉर्म ऑफ मीट खाया, तो जब हमने किसी एनिमल को खाया तो उस एनिमल की बॉडी में कोलाजन, इलास्टिन नाम के प्रोटीन कंटेंट काफी हाई होंगे। अगर मैंने कोई प्लांट सोर्स खाया है तो मैंने स्टार्च ज्यादा खाया है, तब प्रोटीन कंटेंट कम होगा। तो खास करके नॉन वेज फूड में कोलाजन, इलास्टिन जैसे बड़े बड़े प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो भी खाने में एनी फॉर्म ऑफ लार्ज प्रोटीन्स हैं, अब उन पर एक्शन करेगा पेप्सिन। तो लार्ज प्रोटीन्स लाइक कोलाजन एक्शन किया पेप्सिन ने, और जो प्रोडक्ट बना उसे कहते हैं पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस। देखो, ये जो लार्ज प्रोटीन्स हैं ये हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड के चेन के हो सकते हैं,
लैक्स ऑफ अमीनो एसिड चेन के हो सकते हैं। तो मान लो मैं कहती हूँ 5000 की चेन का एक प्रोटीन है। अब उस 5000 की चेन को 100 का फ्रैगमेंट तोड़ा, 500 का फ्रैगमेंट तोड़ा, ऐसे 100 का, 100 का, 200 का, 500 का, ऐसे जो छोटे बड़े टुकड़े मिल गए, कहीं पर 10 का भी टुकड़ा बन सकता है, कहीं पर 50 का भी टुकड़ा बन सकता है। तो उन छोटे बड़े टुकड़ों को हम इन जनरल पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस कह देते हैं। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि इनका क्या डेफिनेशन होता है, बस आपको क्या मानना है कि जो बड़े बड़े प्रोटीन्स थे उनके छोटे बड़े टुकड़ों को कहीं टेंस में है, कहीं हंड्रेड्स में है, कहीं थाउजेंड्स में भी हो सकता है। अब अगर उसी में 1,00,000 अमीनो एसिड हुए तो फिर तो चेन 1000 वाली भी छोटी कहलाएगी ना। तो उन छोटे प्रोटीन चेन्स को, पेप्टाइड चेन्स को हम इन जनरल पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस कहते हैं। तो क्या याद रखना है, अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। और अमीनो एसिड की चेन्स को पेप्टाइड चेन्स कहते हैं। अगर वो बड़ी होने लगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसे प्रोटीन कहते हैं। तो मान के चलो कि खाने के अंदर जो भी प्रोटीन्स थे वो डीनेचुरेशन हो चुके हैं, मतलब वो ऑलरेडी अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हैं। अब हमें बस उन्हें प्राइमरी स्ट्रक्चर से तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी कि अमीनो एसिड फॉर्म में लाना है। और अभी मैं समझी हूं कि जब प्रोटीन्स के ऊपर पेप्सिन ने एक्शन किया तो अमीनो एसिड की छोटी बड़ी चेन मिली है, लेकिन मुझे अभी तक अमीनो एसिड नहीं मिला है। तो प्रोटीन डाइजेशन थोड़ा सा टिपिकल है, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, ध्यान से देखना। बकल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं हुआ था, डाइजेशन शुरू हुआ स्टमक से। स्टमक में डाइजेशन होने से पहले डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हुआ, और वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किया HCl ने। जब HCl ने डीनेचुरेशन का प्रोसेस खत्म कर दिया, फिर उसने एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, क्योंकि पहले एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में थे। जैसे कि वन ऑफ द इनएक्टिव एंजाइम्स इज पेप्सिनोजेन। याद करो, मैंने कहा था कि पेप्सिनोजेन को इनएक्टिव इसीलिए रखा था कि कहीं वो हमारे बॉडी के खुद के प्रोटीन्स ना डाइजेस्ट कर दे। अब याद करो, अपने बॉडी का भी तो सबसे रिच प्रोटीन कोलेजन ही है। अगर कल को ये पेप्सिनोजेन पहले से एक्टिव फॉर्म में होता और जब पेट में खाना नहीं होता तो पेट की दीवार में जो कोलेजन होता ये उसी को नहीं डाइजेस्ट कर देता। तो इसको फर्क नहीं पता कि ये अपने वाला कोलेजन है या बाहर वाला कोलेजन है। इसको समझा के रखना है कि खाना आएगा तो काम करना है, खाना खत्म तो तेरा काम भी खत्म, वरना तू अपने बॉडी के खुद के प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए तो हमने पेप्सिनोजेन को पहले क्या रखा था? इनएक्टिव। तो स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम इनएक्टिव थे टू अवॉइड, टू प्रिवेंट द डाइजेशन ऑफ ओन बॉडी प्रोटीन। अपने बॉडी के प्रोटीन नहीं हम चाहते टूटे, हम सिर्फ खाने के प्रोटीन्स को तोड़ना चाहते हैं। तो देखो, पेप्सिनोजेन को सबसे पहले एक्टिवेट किया HCl ने। जब तक वो इनएक्टिव था उसके नाम के पीछे जेन था, और जैसे ही वो एक्टिव हुआ तो नाम हो गया पेप्सिन। नाउ दिस पेप्सिन shows autocatalysis, shows autocatalysis, और अब वो खुद को ही एक्टिव करने लगा है। तो ये मत समझना कि मैम पहले कितने HCl एक्टिव करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। HCl भी एक्टिवेशन कर रहा है और साथ साथ मदद खुद ही पेप्सिन भी करने लग गया। तो फाइनली सारे पेप्सिन हमें एक्टिव फॉर्म में मिल गए। अब जो खाने में लार्ज प्रोटीन्स हैं
वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज कोलाजन। मैं सब प्रोटीन्स के नाम नहीं ले रही। उन लार्ज प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया पेप्सिन ने इनटू पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस। पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस हमारे लिए बस इतना मतलब है कि बड़े से अमीनो एसिड चेन को, बड़े से प्रोटीन को ऐसे चॉप कर रहा है। अब ये टुकड़े 10, 20, 50, 100, 1000 कितने के भी बने हैं। सो इस तरह से चॉप करते हुए 10, 20, 50, 100, 1000 कुछ भी करता हुआ ये जो छोटी बड़ी चेन्स बन रही हैं, इनको हम जनरली बस क्या याद रखेंगे, पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस। ठीक है, फिर याद करा दूं, हम स्टमक पढ़ रहे हैं। अभी स्टमक में हमने ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, ये सेकेंड पॉइंट पढ़ा। ठीक, तो नीचे लिख दोगे पेप्सिन कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ, पेप्सिन कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ large proteins, causes breakdown of large proteins into smaller peptide chains, into smaller peptide chains, that is peptones या proteoses, into smaller peptide chains, that is peptones या proteoses। ठीक है, अब मैं ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रब कर रही हूं। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे। देखो, मैं यहाँ थर्ड पॉइंट लिख रही हूं। अब स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में जो दूसरा एंजाइम था उसका नाम था प्रोरेनिन, वो भी इनएक्टिव फॉर्म था। प्रोरेनिन की स्पेलिंग ध्यान रखना है, ये रेनिन आगे एक और चैप्टर में आने वाला है, तो स्पेलिंग ध्यान रखोगे। अब ये प्रोरेनिन इनएक्टिव है और इसको भी HCl एक्टिवेट करेगा और एक्टिव फॉर्म का नाम है रेनिन। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव फॉर्म। अब ये जो एक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन है, इसका काम है टू कॉज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होती है ये समझते हैं। इसके नीचे सब लोग ये थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, रेनिन का एक्टिवेशन। अब पहले समझो, ध्यान से समझो। देखो, दिमाग में फिट कर लेना है, जो मिल्क शुगर है उसका नाम होता है लैक्टोज, और जो मिल्क प्रोटीन है उसका नाम है कैसीन। तो जिस भी इंसान ने मिल्क कंज्यूम करा, उसका जो लैक्टोज शुगर था, याद करो उसका ब्रेकडाउन किया था लैक्टेज ने, और दो प्रोडक्ट बने थे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लेकिन ये जो मिल्क प्रोटीन कैसीन है, इसका डाइजेशन यहाँ स्टमक में स्टार्ट होगा। समझना कैसे। इस मिल्क प्रोटीन कैसीन पर अटैक करेगा रेनिन एंजाइम और इससे बनेगा पैराकेसीन। ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर में, हमें स्ट्रक्चर्स नहीं जानने, बस नाम जानना है। तो मिल्क प्रोटीन कैसीन is converted into paracasein by action of renin। अब इस पैराकेसीन के साथ हम ऐड कर रहे हैं कैल्शियम आयन। मैंने लिखा प्लस कैल्शियम आयन, फिर से किसकी मदद से, रेनिन। और अब जो बना इसे कहते हैं कैल्शियम पैराकेसिनेट या कर्ड, जिसे हम दही कहते हैं।
तो देख रहे हो, अगर तो हमने कर्ड खाया तो हमने सीधा ये खाया, लेकिन अगर हमने मिल्क कंज्यूम करा तो उस मिल्क को डाइजेस्ट करके पहले ये बनाया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड curdling of milk। तो लिखोगे फोर्थ पॉइंट और साथ साथ ध्यान से सुनते जाओ। मिल्क प्रोटीन कैसीन receives action of renin enzyme resulting in formation of para-casein. Para-casein is combined with calcium ion again in presence of renin enzyme resulting in formation of calcium para-caseinate resulting in formation of calcium para-caseinate या curd, and this process is called curdling of milk, and this process is called curdling of milk। चलो अब ध्यान से सुनना। अब कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहने को कहते यहीं तक है, लेकिन ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, डाइजेशन तो अभी भी नहीं हुआ। इसमें जो भी बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ना तो पड़ेगा ना। अब इस कैल्शियम पैराकैसिनेट पर यानी कि कर्ड पर एक्शन होगा पेप्सिन का, और तब जाकर बनेंगे पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस। तो अब पूरा प्रोसेस हमने खत्म किया। तो रेनिन ने पहले पैराकैसिन बनाया, फिर रेनिन ने ही कैल्शियम पैराकैसिनेट बनवाया, और फिर उस कैल्शियम पैराकैसिनेट को यानी कि कर्ड को पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया इनटू पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये जो रेनिन होता है ये सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, यानी कि 1 साल तक के बच्चे के अंदर। 1 साल की उम्र के बाद हमारे स्टमक में नहीं बनता रेनिन, या मैं कहूं स्पेसिफिकली प्रोरेनिन का सिंथेसिस बंद हो जाता है। दैट मीन्स 1 साल के बाद मिल्क को कर्डलिंग करने वाला, कर्ड बनाने वाला एंजाइम अब नहीं है हमारे पास। लेकिन हम तो एडल्ट लाइफ में भी मिल्क कंज्यूम करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो अब उसे कौन डाइजेस्ट करेगा? अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये और ये हमारे अंदर ये तीनों स्टेप पेप्सिन करता है अकेला। तो क्या किया, एडल्ट में जैसे ही देखा कि रेनिन अवेलेबल नहीं है तो वो एक्शन अपटेक कर लिया पेप्सिन ने। तो रेनिन इज फाउंड ओनली इन इन्फेंट्स। लिखोगे रेनिन इज फाउंड, स्पेलिंग देके, रेनिन इज फाउंड ओनली इन इन्फेंट्स and it causes curdling of milk, and it causes curdling of milk। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। so in stomach the process of curdling of milk, so in stomach the process of curdling of milk is completed by both renin and pepsin, both renin and pepsin। रिपीट कर रही हूं।
So in stomach, the process of curdling of milk is completed by both renin and pepsin. इसके नीचे एक नोट लिख लो, लिखो नोट में, so in adult, renin is absent. So in adult, renin is absent. Now, curdling of milk is done only by pepsin. So in adult, renin is absent, and now curdling of milk is done only by pepsin. In stomach, only by pepsin in stomach. इस नोट को बॉक्स में डाल देंगे, इम्पोर्टेंट नोट है। तो कल को अगर पेपर में स्पेसिफाई करके पूछ ले कि एडल्ट में कौन करता है, तो आपका जवाब होगा पेप्सिन। बाकी ये बात एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी है कि पेप्सिन ऐसा करता है। एनसीईआरटी ने ये जरूर मेंशन करा है कि रेनिन इन्फेंट में होता है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि रेनिन एडल्ट में नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? और जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट नहीं है उसको वो नीट में एज आंसर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो कुछ साल पहले ऐसा क्वेश्चन आया था कि इन ह्यूमंस कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज कॉज्ड बाय, और तब नीट वालों ने आंसर की में आंसर दिया था रेनिन। जबकि आपको याद रखना होता है कि अगर पेपर में लिख रहा है ना इन ह्यूमंस, तो मान के चलना है कि वो एडल्ट की बात कर रहा है। अगर तो लिखेगा इन ह्यूमन इन्फेंट, तो उसने स्पेसिफाई करा। सिर्फ ह्यूमन लिखा तो दैट मीन्स वो एडल्ट की बात कर रहा है। बट क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा कि पेप्सिन करता है एडल्ट में, इसलिए नीट वालों ने अपने आंसर की में तब भी आंसर क्या दिया? रेनिन। ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं एनसीईआरटी के साथ, जो मैं आपको साथ साथ मेंशन करते जाऊंगी, और एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, नीट के हिसाब से क्या है, वो सब बताते जाऊंगी। तो सही बात यही है कि इन्फेंट में ये दोनों मिलकर प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और एडल्ट में अकेला कौन करता है? पेप्सिन, क्योंकि वो तो बनता ही सिर्फ 1 साल तक की उम्र में है। ठीक, ये हमने खत्म करा। सेकेंड वाला स्टेप, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन कैसे होता है। अब लिखो नंबर 3, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर लिखो ए पार्ट बाइल जूस। ए पार्ट है बाइल जूस। बाइल जूस के आगे लिख दो नो रोल इन प्रोटीन डाइजेशन। यहां पर इसका कोई काम नहीं है। बाइल जूस के आगे नो रोल इन प्रोटीन डाइजेशन। अब लिखो बी पार्ट पेनक्रियाटिक जूस। बी पार्ट है पेनक्रियाटिक जूस। चलो अब देखो यहां पर, याद करो पेनक्रियाटिक जूस का टोटल 70% कॉम्पोजिशन 3 एंजाइम्स बनाते थे, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब आपने उस समय इन तीनों नाम पर ध्यान दिया हो तो ये तीनों भी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स थे। तो देखेंगे, हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस तीनों मिक्स हो जाते हैं। इंटेस्टिनल जूस में एक एंजाइम था जिसका नाम था एंटेरोकाइनेज। क्या नाम था? एंटेरोकाइनेज। वो एंटेरोकाइनेज
एक्टिवेटर है पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम का। मतलब उसने एक्टिवेट किया तो आगे कहानी शुरू होगी, वरना एक्टिवेशन के बिना पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। तो लिखो, पेनक्रियाटिक जूस में इट कंसिस्ट ऑफ 3 inactive form of enzymes. It consists of 3 inactive form of enzymes, that is trypsinogen, chymotrypsinogen, and procarboxy peptidase. It consists of 3 inactive form of enzymes, सामने लिखा है, that is trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxy peptidase. ठीक है, अब देखो यहां पर ट्रिप्सिनोजेन के ऊपर एंटेरोकाइनेज ने एक्टिवेशन किया और ये बन गया ट्रिप्सिन। मतलब ये इनएक्टिव था और ये हो गया एक्टिव। लिखो फर्स्ट स्टेप, ट्रिप्सिनोजेन को इनएक्टिव से एक्टिव किया एंटेरोकाइनेज ने। एंटेरोकाइनेज के नीचे लिख दो चाहे ब्रैकेट में, दिस एक्टिवेटर इज प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस। एंटेरोकाइनेज के नीचे दिस एक्टिवेटर इज प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो। एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, अब ये ट्रिप्सिन ऑटो कैटालिसिस तो दिखाता ही है, मतलब ये खुद को तो फिर से एक्टिव करना शुरू कर ही देगा, साथ के साथ ये बाकी दोनों एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। मतलब ये जो एंटेरोकाइनेज एक्टिवेटर है, ये सिर्फ किसको चेंज करता है? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, बाकी दोनों के ऊपर इसका कोई एक्शन नहीं है। तो लिखोगे ट्रिप्सिन के नीचे, इट शोज ऑटो कैटालिसिस। ट्रिप्सिन के नीचे इट शोज ऑटो कैटालिसिस, so activates itself, as well as the other two enzymes. So activates itself as well as the other two enzymes. मैं रिपीट कर रही हूं, trypsin shows autocatalysis, so it activates itself as well as the other two enzymes, तो देखो ऐसे लिख दो, सबसे पहले ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजेन का काइमोट्रिप्सिन बना दिया और तीसरा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज का बना दिया कार्बोक्सी पेप्टिडेज। दोनों में देखो मैंने कौन सा एंजाइम मेंशन करा है? ट्रिप्सिन।
साथ साथ लिखते जाना है, फिर तीनों का एक्शन समझते हैं। ठीक है, ये लिख लोगे अब आप लोग। अब सुनो ध्यान से। कुछ बड़े प्रोटीन्स को टुकड़ा कर चुका है पेप्सिन स्टमक में। अब और बाकी जो बड़े प्रोटीन्स बचे हैं, लार्ज प्रोटीन्स, जैसे कि इलास्टिन, हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा दो ही प्रोटीन्स हैं, कोलाजन और इलास्टिन। कोलाजन हम हर उस जगह मेंशन करते हैं जहां हमें स्ट्रेंथ चाहिए हो, ताकत, और जहां हमें खिंचाव चाहिए हो वहां इलास्टिन होता है। तो वो जो बचे हुए बड़े साइज के प्रोटीन्स हैं उनको अब तोड़ेगा ट्रिप्सिन। तो मैं ये रब कर रही हूं, तीनों का एक्शन देखेंगे अब। थ्री पॉइंट्स हो गए हैं, मैं फोर्थ पॉइंट लिख रही हूं, देखना पहले यहां पर। लार्ज प्रोटीन लाइक elastin are broken down by trypsin, resulting in peptones या प्रोटियोजेस। मैं कोई नई बात नहीं मेंशन कर रही हूं, वही बड़े चेन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों को जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स कहते हैं। तो लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, trypsin causes breakdown of trypsin causes breakdown of remaining large proteins. Trypsin causes breakdown of some remaining large proteins into peptones या proteoses. Some remaining large proteins into peptones या proteoses. ठीक है, तो अब ना अपने दिमाग में सब चीजें फिट कर लेनी है। ट्रिप्सिन के क्या क्या काम है? पहला, ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ एंटेरोकाइनेज की मदद से। दूसरा, ट्रिप्सिन खुद का एक्टिवेशन करता है। तीसरा, ट्रिप्सिन दूसरों का भी एक्टिवेशन करता है, बाकी दोनों एंजाइम्स का। और फोर्थ बात, ट्रिप्सिन कुछ बड़े प्रोटीन्स को जैसे कि इलास्टिन को तोड़ करके बनाता है प्रोटियोजेस या पेप्टोन। ठीक, ये सारे हमने फंक्शंस खत्म कर लिए ट्रिप्सिन के, ये आपने कैप्चर कर लिया होगा। ये था फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट सुनो। फिफ्थ पॉइंट, अब आपसे पूछा जाएगा काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, तो आप क्या कहोगे? अगर अभी भी कुछ प्रोटीन्स बचे हैं, उन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस तक तोड़ेगा। मतलब अभी तक हमें कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो कि अमीनो एसिड तक ला करके तोड़ दे। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है, सब अभी तक सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े करके छोड़ रहे हैं। तो कुछ प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस पेप्टोन्स तक तोड़ना काम रहेगा काइमोट्रिप्सिन का। प्लस ध्यान करोगे, chymotrypsin causes curdling of milk only in small intestine of adults. तो अगर पूछे एडल्ट बॉडी में कौन है जो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है एसिडिक पीएच पे, तो वो है पेप्सिन इन स्टमक। और अगर पूछे क्या एडल्ट में कोई ऐसा एंजाइम है जो अल्कलाइन पीएच पर भी कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर सकता है, तो आप कहोगे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइमोट्रिप्सिन जो करता है। लेकिन ये इन्फेंट में काम नहीं करता। मैं फिर बोल रही हूं, ये सिर्फ किस में काम करता है? इन केस ऑफ एडल्ट। तो
फिफ्थ पॉइंट लिखोगे, फिफ्थ पॉइंट काइमोट्रिप्सिन। लिखो काइमोट्रिप्सिन के नीचे। पहली बात, it causes breakdown of some proteins. It causes breakdown of some proteins up to peptones या proteoses। सामने लिखा है it causes breakdown of some proteins up to peptones या proteoses। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट जैसे मैंने ऐसे ब्रांच करके लिखा है, it also causes curdling of milk। It also causes curdling of milk comma only in adults। It also causes curdling of milk only in adults comma at alkaline pH। तो काइमोट्रिप्सिन के दो फंक्शंस हमने लिख लिए। मैं फिर बोल रही हूँ, पहला फंक्शन इट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ सम प्रोटीन अप टू पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस, और दूसरा इट कॉजेज कर्डलिंग ऑफ मिल्क ओनली इन एडल्ट्स एट अल्कलाइन पीएच। एट अल्कलाइन पीएच। ठीक है, अब लास्ट देखना है हमें, सिक्स्थ पॉइंट कार्बोक्सीपेप्टिडेज। देखो, इस तरह से मैं एक रैंडम, कोई मैं स्पेसिफिक नहीं दिखा रही, इस तरह से मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन दिखा रही हूँ। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि अमीनो एसिड्स की बनी हुई। तो मान लो अमीनो एसिड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अब वो नंबर n तक जा सकता है। अब ये n 10 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन किसी भी प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड चेन में एक बात फिक्स्ड है, उसके एक टर्मिनल पर हम कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं देख रहे, हम इन जनरल कह रहे हैं कि मैंने चेन को चाहे ऐसे रखा है, चाहे ऐसे रखा है, मैं कैसे भी रख के दिखा दूं, लेकिन उसके एक टर्मिनल पर कौन सा ग्रुप फ्री है? NH2। इसको मैं कहूंगी अमीनो टर्मिनल। और उसके दूसरे एंड पर फ्री होगा कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे फ्री होते हैं ये सब बात हम आपको बायोमोलिक्यूल्स में समझाएंगे कि अमीनो एसिड कैसे दिखता है और वो कैसे ज्वाइन होता है। तो फिलहाल आपको क्या समझना है, प्रोटीन या कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एंड अमीनो टर्मिनल है और दूसरा एंड COOH, या मैं इसे लिख देती हूं कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल। तो अब मुझे फाइनली चाहिए
कि भाई मुझे ना अमीनो एसिड मिले, मुझे छोटी छोटी चेन्स तो मिल गई हैं, लेकिन मैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं पहुंचूंगी तो कैसे काम चलेगा। तो अब दो ऑप्शंस हैं, या तो इस कोने से देखो, ये तोड़कर अलग, ये तोड़कर अलग, ऐसे निकालूं मैं। अगर ऐसा कोई तोड़ रहा है तो वो अमीनो टर्मिनल से तोड़ेगा, और अगर मैं इस एंड से अमीनो एसिड निकालूं, ये निकाला फिर ये निकाला, इस वाले कोने से तोड़ तोड़ कर निकाल रही हूं, तो इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंजाइम कहूंगी, मतलब वो उस वाले कोने से काम कर रहा है। तो आप ये मत समझना कि ये ग्रुप निकल जाएगा, इस ग्रुप के कोने से निकलेंगे अमीनो एसिड ही। तो अब नाम पे ध्यान दो, इसका नाम था कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये क्या करेगा, ये कुछ तो प्रोटियोजेज या पेप्टोन्स बनाएगा, बहुत छोटे छोटे। इसके अलावा वो ज्यादातर डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड बनाना शुरू कर देगा। कहने का मतलब, इस वाले कोने से या तो वो एक एक अमीनो एसिड को तोड़ के अलग करेगा, या दो दो अमीनो एसिड का सेट निकालेगा। मान लो ये जो चेन है ये 100 की है, तो या तो वो एक 100 तोड़ के अलग करेगा, फिर 98 99 को तोड़ के अलग करेगा, फिर 97 मान लो, फिर 96 95, फिर 94 93। अगर एक एक अमीनो एसिड निकल रहा है तो अपना काम हो गया, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई। और अगर ये दो दो का सेट मिल रहा है तो भी तो बहुत छोटा सा ही टुकड़ा रह गया है। दो अमीनो एसिड के सेट को कहते हैं डाइपेप्टाइड। इसके लिए भी कोई ना कोई एंजाइम अभी होगा, वो आगे देखते हैं। तो क्या समझना है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज की खासियत ये है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टर्मिनल से तोड़ करके निकालेगा। क्या निकालेगा, या तो एक एक सिंगल अमीनो एसिड या दो दो अमीनो एसिड का सेट। तो लिखोगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज के आगे, इट causes digestion of peptide chains. It causes digestion of peptide chains at COOH terminal. ऐसे लिखते हैं, at COOH terminal। बॉन्ड दिखाते हैं, वो फ्री नहीं है, कहीं से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखा आपने, दिस एंजाइम causes breakdown of peptide chain at COOH terminal, comma, causing release of either dipeptide, or free amino acids, causing release of either dipeptide or free amino acids। तो देखो, पेनक्रियाटिक जूस के एक्शन के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं कि मुझे डाइपेप्टाइड मिल गए हैं, थोड़े बहुत अमीनो एसिड मिले हैं, और मेजरली अभी मेरे पास प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स हैं। तो अब लिखोगे लास्ट बात, इंटेस्टिनल जूस। अब इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम्स आपको याद हो जाने चाहिए अब तक। उसमें दो एंजाइम्स थे जिनका नाम था अमीनोपेप्टिडेज
and dipeptidase. तो लिखो इंटेस्टिनल जूस में consists of two enzymes, that is aminopeptidase and dipeptidase. Consists of two enzymes, that is aminopeptidase and dipeptidase. Together named as इरेप्सिन. इन दोनों को मिलाकर के एक नाम दे देते हैं इरेप्सिन. रिपीट कर रही हूं. कंसिस्ट ऑफ टू एंजाइम्स aminopeptidase and dipeptidase, together named as इरेप्सिन. चलो अब सुनो. अब मैं मान के चल रही हूं कि आपने खुद से ही सब बातें समझ ली हैं. कैसे? नाम पढ़ो. अमीनोपेप्टिडेज. इस वाले कोने से कौन तोड़ने पे लगा हुआ था? कार्बोक्सीपेप्टिडेज. और दूसरे वाले कोने से यानी कि अमीनो टर्मिनल से कौन तोड़ना शुरू कर चुका होगा? अमीनोपेप्टिडेज. एक जना यहां से लगा हुआ है ब्रेक डाउन करने में, एक जना यहां से लगा हुआ है, तो दोनों ब्रेक डाउन करेंगे. एक एंड ऐसा आएगा कि दोनों तरफ से सब रिलीज हो जाएगा. किस फॉर्म में? या तो एक एक अमीनो एसिड में या अमीनो एसिड के डाइपेप्टाइड फॉर्म में. तो बस कितना फर्क है. कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो कि पेनक्रियाटिक जूस में बना था वो COOH टर्मिनल से काम करता है, और अमीनोपेप्टिडेज जो कि ऑलरेडी इंटेस्टिनल जूस में था एक्टिव फॉर्म में, वो काम करता है अमीनो टर्मिनल से. मतलब ये दोनों एंजाइम्स ऐसे हैं जो कभी इनएक्टिव फॉर्म में नहीं थे, ये सीधा एक्टिव फॉर्म में थे. ठीक है? तो लिखोगे उसके नीचे अमीनोपेप्टिडेज causes aminopeptidase causes breakdown of peptide chains, comma at NH2 टर्मिनल. ऐसे लिखना बॉन्ड लगा के. aminopeptidase causes breakdown of peptide chain at amino terminal, causing release of either dipeptides or free amino acid. Causing release of either dipeptides or free amino acid. Either dipeptides or free amino acids. अब फाइनल एक्शन समझ गए होगे. ये देखो, ये मैंने एक डाइपेप्टाइड दिखाया. इस डाइपेप्टाइड के ऊपर एक्शन हुआ डाइपेप्टिडेज का, और ये रिलीज हो गया अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2. तो लिखो, ये इक्वेशन लिख दो. फाइनली dipeptidase causes breakdown of dipeptides. Finally, dipeptidase causes breakdown of dipeptides, causing release of 2 TWO, causing release of 2 free amino acid.
causing release of 2 free amino acid. ठीक है, तो जितने भी वो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स थे उनको दोनों कोनों से अमीनो पेप्टिडेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज ने तोड़ दिया। या तो उनमें से अमीनो एसिड निकल गए या डाइपेप्टाइड्स निकले, और उनको फाइनली किसने तोड़ दिया? डाइपेप्टिडेज। तो सारी बड़ी वाली चेन खत्म हो गई और अब एंड में मुझे क्या मिला है? अमीनो एसिड। ठीक है, सो फाइनली राइट डाउन, सो फाइनली simplest form of protein, so finally simplest form of protein, that is amino acid, has been obtained. Simplest form of protein, that is amino acid, has been obtained. ठीक है, हो गया ये काम खत्म। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है साथ साथ एक कॉपी मेंटेन करो, उसमें लिखते जाया करो, बाद में याद नहीं रहेगा, जस्ट कीप अ कॉपी अलोंग विद यू और उसमें नोट डाउन करते रहो। ठीक, अब एक आखिरी बात, अमीनो और कार्बोक्सी पेप्टिडेज ने, देख रहे हो ये चेन का एक एंड था, ये दूसरा एंड था। जो एंजाइम कोने से काटते हैं, इस कोने से काट रहा है या इस कोने से काट रहा है, जो भी कॉर्नर्स से एंड से ब्रेक डाउन करते हैं उनको हम एक्सोपेप्टिडेज कहते हैं। और जो चेन के बीच बीच में से तोड़ता है उनको एंडोपेप्टिडेज कहते हैं। तो जो पेप्सिन था, ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, उन्होंने बड़े चेन को, 1000 की चेन को 100, 200, 300 ऐसे करके तोड़ा था, वो सब बीच में से तोड़ रहे थे, यानी कि एंडोपेप्टिडेज। ये हमने पढ़ा डाइपेप्टिडेज, इसने भी तो बीच में से तोड़ा है, तो ये भी क्या हुआ? एंडोपेप्टिडेज। लेकिन कार्बोक्सी और अमीनोपेप्टिडेज ने कोने से तोड़ा है, तो वो क्या हुआ? एक्सोपेप्टिडेज। तो नीचे एक नोट लिखेंगे, लिखो नोट में एक्सोपेप्टिडेजेस। नोट के अंदर एक्सोपेप्टिडेजेस आर दोज, exopeptidases are those which cause breakdown of peptide chain, are those which cause breakdown of peptide chain at terminals. Exopeptidases are those which cause breakdown of peptide chain at the terminals. Example, carboxypeptidase and aminopeptidase. Example, carboxypeptidase and aminopeptidase. दूसरा लिख दो, endopeptidases are those, endopeptidases are those which cause breakdown in between the chains. Endopeptidases are those which cause breakdown in between the chains. Example, dipeptidase, pepsin, trypsin and chymotrypsin. Repeat कर रही हूँ, dipeptidase, pepsin, trypsin and chymotrypsin. ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कंप्लीट।